मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और मैंने आप लोगों से उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में समाज कार्य शोध पर जितनी भी थ्योरिकल वीडियोस थी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है और आप सभी लोग अच्छे तरीके से उसके बारे में समझ चुके होंगे। आज मैं आप लोगों से ये दो पार्ट में आप लोगों को करवाऊंगा। एक पार्ट आज का है और एक पार्ट आज शाम को होने वाली है 8 बजे से क्लास आप सभी की। तो मेरे सामने ये प्रश्न है समाज कार्य शोध से संबंधित कि यह विचार है कि जब दो समान व्याख्यात्मक मान वाले उपागमों में चुनाव करना हो तो उस उपागम का चुनाव करना चाहिए जो सरल और संक्षिप्त एवं सारगर्भित हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और हालांकि ये समाज कार्य शोध में MSW PhD 2020 का ये प्रश्न पत्र है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि बचत का नियम, ठीक है। यहाँ पर बचत का नियम होगा। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डैश शोध की वह प्रकार जिससे समाज कार्यकर्ता, परामर्शकर्ता एवं विकास से जुड़े व्यावसायिक अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान में सहायता हेतु करते हैं। तो 4 ऑप्शन इसका है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे जो एक्शन शोध है उसी के अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शकर्ता एवं विकास से जुड़े व्यावसायिक अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढने की बात करते हैं, समस्या का समाधान करने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाले प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आमतौर पर कौन सी शोध एक भरोसे योग्य ज्ञान की मजबूत नींव विकसित करती है। यहाँ मैंने कुल टोटल 100 क्वेश्चंस लिए हैं, PhD के क्वेश्चंस हैं ये समाज कार्य शोध में, ठीक है। और MSW 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, उसके बिहाफ पे ये प्रश्न बनाए गए थे। तो आप मुझे ज़रा इसका जवाब बताएं कि मजबूत नींव विकसित किया है, कौन सा ऐसा शोध है जहाँ पे एक भरोसे योग्य ज्ञान की मजबूत नींव विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बुनियादी शोध, बेसिक रिसर्च होता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के। आपसे कह रहा है कि डैश विचार है कि ज्ञान अनुभव से आता है ना। तो यहाँ पे सही जवाब इसका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो अनुभववाद आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप सभी को एक चीज़ और बता दूं मैं कि 1 जनवरी 2022 से आप सभी लोगों की UGC की बहुत ब्रीफ में इस बार चर्चा होने वाली है आप सभी से। तो UGC का क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा UGC नेट की, है ना। तो ये 1 जनवरी 2022 के मैं स्टार्ट कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर मैं 5 पे बात कर रहा हूँ। तो 5 कह रहा है कि डैश यह वह शोध है जो किसी और के परिणाम जांचने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार के 4 परंतु अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को लेकर आता है। तो यहाँ पे सही जवाब इसका क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रतिकृति या प्रतिकृत्यात्मक जो शोध है उसी के अंतर्गत यहाँ पर परिणाम जांचने के लिए किया जाता है और उसी प्रकार के 4 परंतु अलग प्रकार के व्यक्ति को लेकर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक प्रकार का शोध का टाइप बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। प्रतिकृत्यात्मक जो शोध है ये इसी के अंतर्गत आएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि ऐसे शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जब एक समाज कार्यकर्ता यह जांचता है कि किस प्रकार चरों का अंतःक्रिया झुग्गी झोपड़ी में बसे बच्चों को अक्षर सीखने का प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 6 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा निरूपण, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि निरूपण एक ऐसा शोध है जिसका उद्देश्य ये बनता है कि एक समाज कार्यकर्ता यह जांचता है कि वेरिएबल्स अंतःक्रिया जहाँ झुग्गी झोपड़ी में बसे बच्चों को अक्षर सीखने को प्रभावित करता है, वो निरूपण का शोध के अंतर्गत आ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे अगर हम बात करते हैं कि कौन सी वैज्ञानिक विधि शोध की ऊर्ध्वगामी या उत्पादकता का उपागम है, क्वेश्चन नंबर 7। और आप देख रहे हैं ये PhD का क्वेश्चन था सारे के सारे रिसर्च पर, और ये 2020 में प्रश्न पूछा गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है।
अच्छे प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, आगमनात्मक विधि होगी यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका। ठीक है, ये वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक शोध पर आधारित है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके उपयोग हम एक आश्रित चर का मान का अंदाजा और एक या अधिक स्वतंत्र चरों के आधार पर करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बता भी रहा था वहाँ पे कि एक अक्ष होता है यक्स और एक होता है वाई। यहाँ मैंने आप लोगों को परिचर्चा भी किया हूँ थ्योरी क्लास में कि स्वतंत्र चर कौन सा होता है और आपका आश्रित चर कौन सा होता है, मैं आप लोगों से बता चुका हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा या समाश्रयण होता है, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि इसमें एक तरफ आश्रित चर के बारे में बात कर लिया, दूसरी तरफ इसने स्वतंत्र चर की बात कर लिया, तो ये दोनों एक्स और वाई की दोनों की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका समाश्रयण चर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी आपका 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि कौन सी वैज्ञानिक विधि है जो शीर्षपाद या प्रमाणित उपागम है। तो कौन सा शोध है या वैज्ञानिक विधि है जिसमें शीर्षपाद या प्रमाणिकता के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निगमनात्मक विधियों का अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वाई और यक्स, अब आप तो समझ गए यहाँ पे इस प्रश्न में, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने अभी आप लोगों से चर्चा कर रहा था ना कि ये एक्स है वाई है, यहाँ पर कह रहा कि वाई पर यक्स का समाश्रयण रेखा के संलोप या झुकाव को क्या कहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें 10 है आपके सामने, तो इसका सही जवाब जो होगा यहाँ पे वाई पर यक्स का समाश्रयण गुणांक होगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में। यहाँ आपको देखना है कि एक थ्योरी के बारे में आपको कथन सही बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्टेटमेंट सही बताना है। तो मैं आपको बताऊं कि यह केवल मात्र एक व्याख्या होती है, ये बात ठीक होता है लेकिन एक थ्योरी के बारे में अगर आप कहें तो एक मात्र व्याख्या ही है। और दूसरी बात अगर हम कहें कि यह कैसे और क्यों वाले प्रश्न पर उत्तर देती है, ये भी बात ठीक है। और यह एक पूर्ण विकसित व्याख्यात्मक तंत्र होता है, ये भी ठीक है, कोई भी सही नहीं। यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर आप देखिए 1, 2 और 3, यही 3 आप जहाँ पर देखेंगे वही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 12 के बारे में, कह रहा है कि कौन सी वैज्ञानिक विधि थ्योरियों से विकसित परिकल्पनाओं की जांच करने की ओर जा रही है, मतलब हाइपोथेसिस की तरफ जा रही है। तो इस ऐसे प्रश्नों को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों का निगमनात्मक विधि होगा, जहां पर वैज्ञानिक विधि थ्योरी को विकसित करके परिकल्पनाओं की जांच होती है। ठीक है, तो निगमनात्मक विधि होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ गया है कि निम्न में से कौन सी प्रायोक्तर प्रतिचयन तकनीकी है। ठीक है, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी, और भी मैंने कल आप लोगों से बात कर चुका हूँ, जिसमें मौजूद विषय भविष्य और वाले विषयों पर, ठीक है देखिए यहाँ पर मौजूद विषय भविष्य वाले विषयों को परिचितों में नियुक्त करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और मैंने कल आप सबको इसके बारे में बता चुका हूँ कि कौन सा प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं चर्चा करूँ आप लोगों से, जहाँ पर विषय और भविष्य के विषयों से परिचित कराने की बात करता है, तो स्नोबॉल होता है आपका, स्नोबॉल, हिमगेद, मैंने आप लोगों से कल अच्छे से बताया था। हिमगेद जैसे एक शोधकर्ता क्या करता है, 2 व्यक्तियों को चुनाव करता है, यहाँ पे इसको 2 फॉर्म देता है, फिर यहाँ से इसने 2 व्यक्तियों को चुनाव किया तो इसने 2 फॉर्म दिया, तो यहाँ से डेटा आ रहा होता है। और ये भविष्य में, ये तो संभव नहीं है, जब तक आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तब तक ये शोध नहीं मतलब समाप्त होगा, कंटिन्यू आपका ये शोध चलता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पे ये स्नोबॉल को ही रिप्रेजेंट करता है, हिमगेद प्रतिदर्श को, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि विषय और भविष्य विषयों के परिचित के लिए। ठीक है, तो डेटा यहाँ पर आते रहते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 आपसे कह रहा है कि अस्तित्व का विज्ञान किसे कहते हैं, है ना, तो ये ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कारों की संख्या 1
डैश चर है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आपसे कारों की संख्या एक डैश के अंतर्गत पूछ रहा है तो ये एक असतत चर होता है। मैंने बताया भी है आप लोगों को, एक आश्रित चर होता है, एक स्वतंत्र चर होता है ना, और एक असतत चर होता है, एक असतत चर होता है, ठीक है। बाह्य चर होता है, अंतर्बाह्य चर होते हैं, कई वेरिएबल्स होते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारों की संख्या एक असतत चर होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, है ना, कि उम्र, लंबाई, रंग और आय चर का उदाहरण है। देखिए ये प्रश्न गलत है यहाँ पे, ठीक है। वैसे में अगर मैं बताऊं तो ये जो पीएचडी का आंसर की आया था उसमें इसने गलत भी बताया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिपेंड आपको रिप्रेजेंट करता है आश्रित और निराश्रित चर को, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल पूछ लिया, ठीक है, ये उम्र, लंबाई और रंग और आय की कौन सा उदाहरण माना जाएगा, तो सबका अलग अलग दे रखा है इसमें, ठीक है। इसकी वजह से ये प्रश्न गलत आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो होगा वो कोई भी जवाब इसमें से नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक रेखीय समीकरण होता है। हालांकि उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आप लोगों से, और ना ही यूजीसी में प्रश्न पूछे जाएंगे, ना ही एमपीपीएससी में प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु आप इसे भी ध्यान रखें थोड़ा सा कि एक रेखीय समीकरण जो होता है y बराबर a प्लस बी एक्स की सीधी रेखा ग्राफ का झुकाव समांतर होगा जब, ऐसी प्रतिक्रिया तब होती है, आप मुझे बताएं, जब b इज इक्वल आपका बराबर होगा, ठीक है। तो ये एक समीकरण वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं रखना है, ऐसे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। परंतु इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, b इज इक्वल 0 होगा। आगे अगर हम बात करते हैं कि एक अपराधी पर मुकदमे के दौरान टाइप 1 की त्रुटि होगी जब, कब होती है, ऐसी प्रतिक्रिया को आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो एक बेगुनाह आदमी को जेल भेज दिया जाना, ठीक है। तो ये टाइप जो है फर्स्ट टाइप का एरर है। मैंने आप लोगों को बताया भी था टाइप 1 एरर क्या चीज़ बताता है, कि कोई अच्छी चीज़ को खराब बता देना, है ना, तो टाइप 1 का एरर बताता था। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है ऑप्शन नंबर बी जो आप बता रहा है आपका, ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 19 के बारे में, कि आमतौर पर सैंपल का आमतौर पर अगर हम बात करें निदर्शन को बड़ा समझा जाता है जब सैंपल का आकार, मतलब एक नंबर दिया गया है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि उससे बड़ा होता है, तब हम इसको समझते हैं कि व्यवहारिक तौर पर कि ये बहुत बड़ा सैंपल होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ठीक है, आप जरा इसका जवाब बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का। तो आप कहेंगे 30, ध्यान रखेंगे व्यवहारिक तौर पर अगर आप सैंपल का बड़ा समझते हैं तो जब सैंपल का आकार 30 यानी 30 से ज़्यादा होगा तभी आप इसको व्यवहारिकता के तौर पे समझेंगे कि ये बड़ा सैंपलिंग है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहले 10 घन पूर्णांक का मानक विचलन होता है क्या, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब जो आएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आएगा 2.87 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक प्रश्न कहता है कि जब मोड का मान 14 हो, समांतर मान जो होगा आपका 5 होगा, मीडियन का मान आपका कितना होगा। तो मैंने आप लोगों को भली भांति तरीके से बता रखा है कि मोड इज इक्वल 3 मीडियन -2 मीन, है ना। तो इसके फार्मूले पर अगर आप लगाएंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आ जाएगा तो फिर 8 आ जाएगा, करके देखना आप लोग, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी सी यानी 8। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। किसी टेस्ट का पी मान क्या होता है, ठीक है। किसी अगर हम बात करें किसी टेस्ट का तो उस टेस्ट में पी मान क्या होगा। तो ऐसे में जो अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो न्यूनतम आशय, मतलब उसका मीनिंग होता है, तात्पर्य होता है कि आशय स्तर पर जब नल हाइपोथेसिस अस्वीकृत हो जाए तो ऐसी क्रिया पर पी का मान होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, जब नल हाइपोथेसिस अस्वीकृत हो जाए, वो भी न्यूनतम प्रतिक्रिया के दर्शाते हुए, स्मॉलेस्ट प्रतिक्रिया को दर्शाते हुए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आगे अगर हम बात करते हैं 23 के बारे में, परिकल्पना जांच का उद्देश्य क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है कि परिकल्पना जांच का उद्देश्य क्या होता है, तो निर्धारण करना कि आंकड़ों का परिणाम कितना अर्थपूर्ण होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 के बारे में। और ये भी प्रश्न आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूँ 5 कार उत्पादन कंपनियों का कुल आय करोड़ों में दिया गया है, उस पर 2 कंपनियां की आय जो है 10 से 20 के बीच में आती है, और एक जो है आपका 20 से 30 के बीच में आती है, और एक जो है 30 से 40 के बीच में आती है। तो इसका मानक विचलन क्या होगा, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेडिकल सोशल वर्क में न्यूमेरिकल से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ना ही MPPSC में पूछे जाएंगे, ना ही UGC में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं PhD का जो पेपर हुआ था सोशल वर्क में MSW के बिहाफ पर, उसको मैं सॉल्व करवा रहा था, तो उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, हालांकि यहाँ से आप लोगों से ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, लेकिन आप ध्यान में रखिए ऐसे प्रश्न का अगर कोई जवाब आता है, ठीक है, इस टाइप से प्रश्नों को, तो थोड़ा सा आप लोगों को मानक विचलन के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको देख भी लेंगे आप लोग मानक विचलन के संबंध में, तो अभी आपके लिए ईजी ही होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं कि समूहबद्ध एक सैंपलिंग है जहां पे स्तरीकृत सैंपलिंग का तंत्रगत सैंपलिंग का प्रकार क्या बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रैंडम होगा, और ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है कल विधि, जैसे टास्क विधि होती है, पासा विधि होती है, टिपिट प्रणाली होती है, यही सारी चीज़ें जो है हम समूहबद्ध में, समूहबद्ध का मतलब क्या है, क्लस्टर है, और क्लस्टर के साथ साथ मैंने आपको स्तरीकृत का सैंपलिंग भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, और एक और आपका आता है रैंडम सैंपलिंग, वो भी बताया था। तो साथ ही साथ ये जहाँ पे किसी को बराबर बराबर चुने जाने की संभावना होती है, वो आपका प्रोबेबिलिटी होता है, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी से ही प्रश्न पूछा हुआ था। तो सिस्टमैटिक हो जाता है आपका, और उसके बाद मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक को ही कहा जाता है, तंत्र व्यवस्थित कह सकते हो या तंत्रगत कह सकते हो, स्तरीकृत होता है, और एक क्लस्टर होता है, समूहबद्ध होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि अभिज्ञान नंबर के द्वारा जनसंख्या के तथ्यों को सूचीकरण इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रयोग हेतु फ्रेम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग देखे रहिएगा। इसके आगे मैं कल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा इसी क्लास के, और शाम के 8 बजे जो आप सबके क्लास चलने वाली है रिसर्च पर, मैं आप सबका क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, समाज कार्य शोध पर। ठीक है, आप सभी लोग शाम वाली क्लास 8 बजे से ज्वाइन करिएगा। और याद रखिएगा 1 जनवरी 2022 से आप सभी लोगों के लिए 2022 में UGC की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं आप लोगों को 0 लेवल से वहाँ से बताना शुरू करूँगा, और क्लास जैसे ही समाप्त होगी, क्लास समाप्त होने के बाद आपको तुरंत PDF भी उसकी दी जाएगी UGC की। ठीक है, जून में इसके एग्ज़ाम होंगे, जून 2022 का। हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसा गेस लगाया जाता है, ऐसा आइडिया लगाया जाता है, और आप सब अच्छी तरीके से पता होगा आप सबको कि अब जून में ही होगा, है ना। पहले ऐसा चलता था कि साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ करते थे, एक जून में, एक दिसंबर में। तो कुछ परिस्थितियां खराब होने के कारण जो है पिछली 2 सालों में एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार हुआ है, लेकिन इस बार जो होगा जून से आप लोगों का एग्ज़ाम तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों की जो फीस होगी, आप सभी को अगर कोई क्वेरी चाहिए फीस से संबंधित, या कोई इंक्वायरी भी चाहिए UGC नेट से संबंधित, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, फीस वगैरह को लेकर। देखिए, अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसकी 50 रुपये फीस है। व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में वहीं पर आप लोगों को लिंक वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, उसी ग्रुप में आप लोगों को लिंक दिया जाएगा। तो मैंने एक ग्रुप बना रखा है UGC के लिए, UGC के बच्चों के लिए, जहां नए बच्चे आ रहे हैं, जिनको क्लास जो स्टार्ट होगी उनकी 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वहां से सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, और एक सही तरीके से इस बार जो है हम लोग अध्ययन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट करेंगे समाज कार्य में UGC नेट की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेरीज वगैरह है या कोई जानकारी वगैरह है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या तो आप मुझे कॉल कर से पूछ भी सकते हैं।